न सिर्फ मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम, आपके सिंध के जो मुतासरीन हैं उनके हमारे दिल भी उसी तरह धड़कते हैं, हमारे आपके दुख में भी उसी तरह हम शरीक हैं, और इंशाअल्लाह उसी तरह दिल खोल कर हमसे जो हो पाएगा, पंजाब हो या बाकी सूबे हों, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी बहन भाइयों के अपना लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ज़ाहिर है आप सदर साहब के साथ भी आपके करीबी ताल्लुकात हैं, आप उनको एडवाइस भी करते हैं। अभी जो आपने दौरा किया उसके बाद आप क्या एडवाइस करेंगे उन्हें, यहाँ पे किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था कि ये क्लाइमेट चेंज जो है या ग्लोबल वार्मिंग जो है, अब अगर ये सिलसिला हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। आप ये टेल पर आ जाते हैं, इधर से पिछले साल इतना बदीन का नुकसान नहीं हुआ था, इस साल जो है बदीन का ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस साल जो हम पीछे से जहाँ से आए हैं नवाब शाह, और उसका वो पहले राइट साइड हुई थी, लेफ़्ट साइड हुआ है, तो ये जो है इसका कोई ना कोई मुस्तकिल तदारक करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज के साथ अब मेरे ख्याल में कुछ अगले चंद सालों में ये जो है सैलाब का सिलसिला, बारिशों का सिलसिला शायद इसी तरह जारी रहे। तो इसलिए मुझे हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है, और यकीनन इस पर जो है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि जो पानी है उसको हम अपनी हर डाइवर्सिटी को जो है, हम अपनी हर तकलीफ़ को जो है वो मैं समझता हूँ बेहतरी में तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। इस पानी को बजाय इसके कि ये ज़ाया होकर समंदरों में जाए पानी, इसको कन्वर्ट करके मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हमको प्रिजर्व करने पड़ेगा, क्योंकि पानी इज़ लाइफ, ज़िंदगी है पानी, और अगर इस ज़िंदगी को हम मौत में तब्दील कर रहे हैं, हमारी ये मैं समझता हूँ इसको हमें फिर सोचना पड़ेगा, हमें इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको इस तरह से बहाव इसका ऐसे अंदाज से करना पड़ेगा कि वो बंजर ज़मीनों की तरफ जाए, ताकि वो बंजर ज़मीनें आबाद हों, और आबादी की तरफ से पानी को रोकने के लिए बंद बांधने पड़ेंगे, या कोई ऐसी स्कीम बनानी पड़ेगी कि पानी का जो है बहाव आबादी की तरफ ना जाए, फसलों की तरफ ना जाए, उस जानिब जाए जो बंजर इलाके हैं, ताकि वो इलाके आबाद हो सकें, और उससे जो है हमारी ज़राअत जो है वो बेहतर की तरफ जाए और लोगों को रोज़गार फराहम हो। इसी तरह मैं समझता हूँ अगर इसको हमने प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्व करके पानी से बिजली भी बनती है। अगर आप डैम्स को बनाते हो रिजर्वायर करके, तो डैम्स को भी जितना हम बनाएं ज़्यादा। आपने देखा होगा भाषा दायामीर डैम को भी हमने शुरुआत की है। पहली हुकूमतें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती रही हैं, हमने भाषा दायामीर डैम के जो मुतासरीन थे उनको पैसे दे के उसकी भी शुरुआत कर दी है, मुंडा डैम की भी शुरुआत कर दी है। हिंदुस्तान में 76 डैम्स है और हमारे पास सिर्फ काला बाग की नहीं कर सकेंगे। देखें काला बाग को फिर मैं कहता हूँ कि अगर कंसेंसस होगा, देखें हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते जिससे एक तफरका और नफाक पैदा हो और सूबों में हम आंगी ना हो। अगर तो तमाम जो है पाकिस्तान के अवाम मुत्तफिक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमहूरियत मौजूद है, पार्लिमान मौजूद है, सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, ये अवामी नुमाइंदगान जो जिस अंदाज से बैठकर अपने मुल्क के। और अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अब 18वीं तरमीम के बाद CCI की अप्रूवल के बगैर नहीं बन सकता, और CCI में प्राइम मिनिस्टर के साथ चारों सूबों के वज़राए आला बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो चारों सूबों और मरकज़ की मशावरत से बनेगा। सो जहाँ हम कंसेंसस कर लेंगे, कौम कंसेंसस कर लेगी, उस प्रोजेक्ट को फिर कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। सो इसलिए हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते जिससे कंटेंशस हो, जिससे नफ़रतें बढ़ें, कुदूरतें बढ़ें। हम चाहते हैं कि हम मुफाहमत से जो है इस मुल्क को आगे लेकर चलें। ये मुल्क हमारा सारों का साझा मुल्क है और हमने ही इसे संवारना है, हमने बनाना है, और इंशाअल्लाह पुरअज़्म कौम है और हम इंशाअल्लाह पुरअज़्म। Thank you very much, Thank you very much. This was गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसर साहब की आपने बातचीत सुनी। वो यहाँ पे आए थे दौरा करने के लिए, उन्हें हमने कहा है कि उस कैंप में भी जाएं, मगर मुझे लग नहीं रहा उनका प्रोटोकॉल वाले जो लोग हैं वो उनको वहाँ पर लेकर जाएंगे। हम आगे चलते हैं और लोगों के हालात भी आपको दिखाते हैं। मीनवाइल यू टेक अ ब्रेक। न्यूज़ बीट का स्पेशल प्रोग्राम बदीन से हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की सूरत हाल क्या है फ्रॉम द ग्राउंड, ताकि आप भी अपने पर्सेस, अपने बैग्स, अपनी पॉकेट्स में हाथ डालें और पैसे निकालिए। सब पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। गवर्नर साहब गए और उस तिब्बी कैंप के ऊपर ताला पड़ चुका है।
तक नुमाइंदे जो पर्दे से सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं, ये सारा कसूर उनका है। हम थोड़ी देर बाद वापस उसी कैंप की तरफ चले जहां गवर्नर साहब मुतासरीन की मुश्किलात का जायजा लेने आए थे, और वहां एक तिब्बी कैंप भी कायम था जिसमें गवर्नर साहब ने काफी देर तक वक्त गुजारा था और उसका तफसीली मुआयना किया था। मगर हम दोबारा वहां पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वहां की दुनिया ही बदल चुकी थी। वहां अब ना तो कोई तिब्बी कैंप कायम था, ना डॉक्टर और ना ही कोई मरीज। वहां पर रहने वाले लोगों ने बताया कि वहां पर डॉक्टर अक्सर होता ही नहीं है। गवर्नर साहब जो 4 बोरियां बांट कर गए थे, उसके अलावा तमाम बोरियां गोदामों में वैसे ही मौजूद थीं। अगर आपको याद हो तो अब से कुछ देर पहले मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और यहाँ पर वो तमाम लोग आस लगाए बैठे थे जिनको गवर्नर साहब ने आकर खाना देना था और रिलीफ देना था। आगे उन्होंने वो बोरियां बांटी। आपको याद होगा गवर्नर साहब इधर इस कमरे से बाहर निकल कर आए थे और ये कहा गया था कि ये कमरा एक तिब्बी कैंप है। अब अल्लाह जाने गवर्नर साहब गए और उस तिब्बी कैंप के ऊपर ताला पड़ चुका है और अब यहाँ पे हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आए, हमें बताए। लोग हैं बाहर बीमार हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने पहले कभी कोई तिब्बी कैंप नहीं देखा था। और कई दिनों से मुसलसल, जब से पिछले साल भी शराबते के मामला हुए थे तो वज़ीर आज़म साहब के साथ भी ये वाक़या हुआ कि उनको नकली कैंप में ले जाया गया। उसके बाद दोबारा ऐसा वाक़या हुआ और ये बात बार बार हाईलाइट की मीडिया ने, ये बात समझाने के लिए कि VIP कल्चर्स, फोटोग्राफ अपॉर्चुनिटीज़ की खातिर आप लोगों की तकलीफ में इजाफा मत कीजिए। सिर्फ गवर्नर साहब के ऊपर हम पिन पॉइंट नहीं करें। गवर्नर साहब तो इस वक्त उनकी शायद किस्मत का एक खेल था कि वो हमें यहाँ पर मिल गए, मगर शायद कोई भी VIP होता तो यही हालात होते। अब इस जगह पर कोई कैंप नहीं है। आप आएंगे, मुझे ज़रा बताएंगे आप यहाँ के? ये तो पहले तो 1 बजे तक भाग जाते थे, लेकिन आज गवर्नर की वजह से आज इधर बैठे थे। तो यहाँ कैंप है कोई? कैंप तो है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, तो कैंप क्या है? खाली एक कमरा है। हाँ बस ये कैंप है मगर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो वो आप लोग बीमार होते हैं तो कहाँ दिखाते हैं? सिविल अस्पताल, यहाँ तो प्राइवेट में जाते हैं, किससे 100 रुपये मांग के जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर साहब को क्यों लाए थे यहाँ पर? उनको मामू बनाना था। गवर्नर था ना, तो वो बैठा रहा, वो भी आए, समझो डॉक्टर नहीं है। तो आप लोगों में से कोई हिम्मत करके बताता क्यों नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को कि भाई ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, या कुछ नहीं है? पाँव में दर्द है तो फिर वो गोली देते हैं, सर में दर्द है वो भी गोली वो देते हैं, बुखार है वो भी एक गोली, एटम भी एक है। तो यहाँ कुछ नहीं है। अभी कोई हम बता देते हैं, चले हम बता देते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, यहाँ पे कोई कैंप नहीं है जहाँ से आप होकर गए हैं। ये खाली एक कमरा है और वो कह रहे हैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का विजिट करके गए हैं, क्योंकि लोग तो बीमार बाहर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। हम यहाँ पर जाके जो लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे बात करते हैं। सरवान साहब ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर पहले आज VIP जब आए थे तब तो बिठाया था हमने, तो वो उनको दिखाने के लिए बिठाया था। अभी नहीं। अभी भी लड़का भी बोल रहा था कि हम बीमार थे तो प्राइवेट क्लिनिक में लड़के को लेकर गए और पैसे दिए तब उनका इलाज हुआ। यानी कि अगर रात को कोई बंदा है, कोई औरत बीमार हो जाए तो कहाँ जाएंगे? ये तो बोल रहे हैं हमने यहाँ इनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया। कसूर किसका है? ये उन VIPs का कसूर है या जो उनको गलत पिक्चर दिखा रहे हैं हमारे ही लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के गलत आईना दिखा रहे हैं, उनका कसूर है? किसका कसूर? बाहर से जो आने वाले उनका कोई भी जो मकामी इंतजामिया, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो पर्दे से सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं, ये सारा कसूर उनका है। बाहर से तो आते हैं, उनको लेकर आते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं। वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, मामू बना देते हैं। इसी तरह का मामला है उनको एक पिक्चर देखा है, रियलिटी आपने देखी है क्या है, रियलिटी कैंपों की किस तरह की सूरत हाल है, लोग किस तरह के मसाइल में घिरे हुए हैं। मगर VIP को तो सब ओके, आपने देखा कि देखिए मैंने गवर्नर साहब को कहा था आप सामने वाले कैंप में जाएं, वो नहीं गए। जी हाँ, VIP भी कहाँ जाते हैं, वो उनको होता है प्रोटोकॉल के, उनको एक दायरा होता है, उसमें रहते हैं। ये तो हमारा ही कमाल है कि जहाँ भी जाएँ घुस जाते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर इस वक्त भाई
ہر طریقے سے اثر انداز ہو چکی ہے. بے تحاشا لوگوں کے گھر بار جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ڈسپرسڈ ہیں, جو اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں, جو کہ کھلے آسمان تلے موجود ہے. جب ہم یہاں پہ آ رہے تھے تو راستے میں پورا شہر ہمیں پانی کے اندر ڈوبا ہوا نظر آیا. سڑکوں کے دونوں طرف لوگوں نے ٹینٹس لگائے ہوئے تھے, لوگوں نے چارپائیاں ڈالی ہوئی تھی, وہ لوگ وہاں پہ سو رہے تھے. پھر ہم نے کچھ ریلیف کیمپس دیکھے اور وہاں پہ ریلیف تو ہمیں کم نظر آیا, مگر لوگ یقیناً کیمپ کیے ہوئے تھے اور ان کی جو صورتحال تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی. یہ بھی دکھایا کہ اس ساری صورتحال میں VIP وزٹس جاری ہیں, مگر ہمیں ابھی تک یہی لگا ہے کہ ان ریلیف کیمپس میں یقیناً کوئی ریلیف نہیں مل رہا, کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے, نہ رجسٹریشن ہے, نہ کوئی کھانے پینا دینے کا پراپر نظام ہے, نہ ان لوگوں کو یہ مدد دینے کی کوئی صورتحال ہے کہ وہ واپس اپنے گھر جا کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. حال یہ ہے کہ ریلیف کیمپس ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہاں پر بیماریاں پھیلنے کا شدید خدشہ ہے. مگر افسوس مجھے یہ ہوا جب لوگوں نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جس سے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے, ان کی صورتحال جاننے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ایریل ویو تو نظر آتا ہے کہ کتنی تباہی ہوئی, کبھی قریب سے آ کے ان لوگوں کے مسائل جانیے. آج کے لیے اتنا ہی. فریہ ادریس اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. نیوز بیٹ کی ٹیم آج خصوصی طور پر بدین میں موجود تھی. ہم آپ کو سیلاب زدگان سے ملوا رہے تھے, ہم آپ کو سیلاب سے جو افیکٹڈ ایریاز تھے وہاں پر لے کر آ رہے تھے. آپ نے تمام صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی. یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ آن مائی فیس بک پیج, جہاں پر ہم نے سیلاب زدگان کے حوالے سے ایک بلاگ بنا دیا ہے. اس پر آپ اپنا کامنٹ دیجیے آن نیوز بیٹ ود فریہ ادریس which is my Facebook page. Otherwise you can email me on newsbeat@sama.tv. It's newsbeat@sama.tv. فریہ ادریس میری ٹیم کو آج بدین سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.